हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो हमने 2 पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स पढ़ लिए थे। बाकी के बचे हुए जो मेथड्स हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर वो कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो था पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और डिजाइन वाला डोमेस्टिक डिमांड और सारी की सारी जितनी भी डिमांड से रिलेटेड था, गुडरिच इक्वेशंस थी, ये सब कुछ हमने क्या पढ़ा इस पूरे के पूरे जो रो वाटर इंजीनियरिंग वाला हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने कवर किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम इंजीनियरिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक क्या था, ये इंजीनियरिंग नहीं थी। अब वास्तव में जो है रियल में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वो शुरू होगी जब हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, जहां तक हमने पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर छोड़ा था वहां तक पूरा रिवीजन करेंगे। हर लेक्चर के अंदर ना मैंने आपको ये बात जरूर बताई है कि हमने डिमांड के टाइम पे जब हमने डिमांड की बात करी थी, पहली बार भी जब हमने डोमेस्टिक डिमांड की बात करी थी, चाहे इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करी थी, मैंने आपको सबसे पहले कोड याद करवाया था। वही कोड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट था वो था कि डिमांड के लिए हमने कोड कौन सा यूज किया। तो भैया डिमांड के लिए कोड यूज किया था 1172 1993 ये यूज किया था, जो कि रिवाइज्ड वर्जन था किस कोड का, ये था 1963 का रिवाइज्ड वर्जन था। आगे बढ़ के हमने क्या किया था, डिमांड जो थी हमारी सबसे पहले हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड में जो डेटा सबसे इंपॉर्टेंट था वो था कि जो हमारा एलआईसी ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसके लिए 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, और अगर हमारा फुल्ली फ्लशिंग कॉलोनीज वाला है तो उसके लिए हमें मिनिमम, अगर मैं बात करूं मिनिमम की, तो मिनिमम डिमांड कितनी थी 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, और ये कहां तक वेरी कर सकता है 200 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे तक। ठीक है, और अगर मैं कंप्लीट पर कैपिटा डिमांड की बात करूं तो पर कैपिटा डिमांड जो है वो हमारा निकल कर आया था लॉसेस को जोड़ने के बाद, सब कंप्लीट जोड़ने के बाद में, डोमेस्टिक, पब्लिक, सिविल यूजेज, लॉसेस सब जोड़ने के बाद में वो हमारा आया था 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात करी थोड़ा सा शुरू वाले 1-2 लेक्चर्स की। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था हमने इसके बाद में, फायर डिमांड के बारे में पढ़ा। फायर डिमांड के अंदर आपने कई सारे फॉर्मूले पढ़े जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला था 3182 रूट पी 4637 रूट पी ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 रूट पी, ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने ये कुचलिंग फॉर्मूला है, ये फायर डिमांड फॉर्मूला है, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब पॉपुलेशन मेरी क्या होगी 2 लाख से नीचे होगी। यहां तक हमने क्या किया, रिवीजन किया पुराने लेक्चर्स का। आगे हम बढ़े, वेस्टर्न फॉर्मूला 5663 रूट पी, ये सब मैंने आपको बोला था कि भूलना नहीं है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये इतना सारा डेटा जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फायर हाइड्रेंट्स की बात करें तो मैंने ये भी बताया था कि एक फायर हाइड्रेंट के अंदर कितना जो कनेक्शन से रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था 3 रहते हैं। उनके लिए हमने डिस्चार्ज की अगर मैं बात करूं, डिस्चार्ज रेट भी पढ़ा था 1100 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन होता है ना रिवीजन वाला, ये आप भी थोड़ा सा देखा करो, इसको जरूर, इसको ना 1.25 की स्पीड में करके मत देखा करो, इसको आराम से देखा करो 1.00 पे। इससे क्या होगा, आपको ये चीजें जो है ना, ये पॉइंट्स रिवाइज होंगे और याद आएगा कि हाँ हमें भी याद है या नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गुडरिच इक्वेशन की, तो वो थी P = 180 मल्टीप्लाई बाय T रेज़ टू द पावर -0.10। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए कि हमारी डेली डिमांड कितनी है, हमारी वीकली डिमांड कितनी है और हमारी मंथली डिमांड कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड की बात करें अगर हम डेली बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो T क्या होगा, 1 पुट करना होगा, 180 मल्टीप्लाई बाय T रेज़ टू द पावर, मैं यहाँ पे T की जगह पे क्या रखूंगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 0.10, तो ये निकल कर आता है हमारा 180%। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइड बाय एवरेज, तो ये कितना परसेंटेज होता है डेली डिमांड में, 180% होता है। ऐसे हमने वीकली की बात करी थी और ऐसे ही हमने मंथली डिमांड की बात करी थी। तो ये सारा कुछ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने डिजाइन डेटा पढ़ा। ठीक है, डिजाइन डेटा के बाद में हमने फिर ये पढ़ा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैसे होती है, पॉपुलेशन डेटा क्या है, पॉपुलेशन डिजाइन कैसे करते हैं। एक पॉइंट बीच में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद कराया था कि किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स के अंदर जो भी कंपोनेंट है, चाहे वो ट्रीटमेंट के हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हों, किसी भी कंपोनेंट की अगर हमारी जो डिजाइन लाइफ है उसके यूजफुल लाइफ पीरियड से ज्यादा नहीं हो सकती। इस पॉइंट को मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे को नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मिल चुका है। और दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स होती हैं, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर पाइप्स आती हैं, ठीक है, और कनेक्शंस जो है, ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये हमने संडे सुपर सीरीज वाले में पढ़ा था। इस संडे को मैंने संडे सुपर सीरीज का लेक्चर नहीं बनाया क्योंकि क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो लंबा चला जाता है, इसलिए मैंने इस बार नहीं बनाया। लेकिन आपको इसी वीक के अंदर वो भी मिलेगा, जितना हमारा टॉपिक कवर होगा उस दिन तक
जितने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लेक्चर हो चुके होंगे उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। और राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर भी हम जितना भी हमारा दुर्गों वाला है एक लेक्चर और मिलेगा आपको आजकल में, ठीक है। उसके बाद में हम उसके ऊपर भी एक सुपर सीरीज वाला जो है बनाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये तो थी पुरानी बातें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हमने पढ़ा अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, 2 मेथड पढ़ चुके थे हम लोग। अगर बात करें अर्थमेटिक मेथड की तो हमने ये पढ़ा था कि अर्थमेटिक मेथड जो होता है ये ओल्ड सिटीज के लिए बहुत काम आता है। और अगर बात करें जियोमेट्रिक मेथड की तो इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, ठीक है। और इसे कहां प्रेफर किया जाता है, जहां पर न्यू सिटीज है, ओल्ड नहीं, जहां पर न्यू सिटीज है, ठीक है, और यंग सिटीज है, या मैं बात करूं कि डेवलपिंग सिटीज है, वहां पर जियोमेट्रिक मीन मेथड को यूज किया जाता है। और अर्थमेटिक मीन मेथड जो है हमारा, ये कहां पर यूज किया गया, ये वहां यूज किया गया जहां पर ओल्ड सिटीज है, पहले से डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। हमने इसके बाद में पढ़ा था लॉजिस्टिक कर्व, वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग। लॉजिस्टिक कर्व जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कहा था कि लॉजिस्टिक कर्व को एस कर्व भी कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है और पूरा काम भी याद रखना है। लॉजिस्टिक कर्व का क्या काम था, देखो डिजाइनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कर्व ना उसकी जान होती है डिजाइनर की, क्योंकि कर्व वो कहां से बनाता है, ऑब्जर्वेशन से बनाता है। ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करेगा, वो बहुत सारा डेटा एनालाइज करेगा। जब डेटा एनालाइज किया, ऑब्जर्वेशन लेके आया, ठीक है। अगर मैं बात करूं डबल मास कर्व की, जब हम क्या पढ़ते हैं, बैलेंसिंग, स्टोरेज और रिजर्वियर पढ़ते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ते हैं, यहां भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट हमारा है जो मैं आपको बताऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ रिजर्वियर, ठीक है, और क्या लेवल होता है रिजर्वियर का। यहां पे क्या होगा, देखो जो हमारा ये कर्व था, मैंने कहा था कि कभी भी हमारा जो पॉपुलेशन वाला कर्व है ये कभी जीरो से शुरू नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा। ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि हम मनुस्मृति से याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर्व था। ये वाला पोर्शन जो था हमारा, ये किसको दर्शा रहा था, ये दर्शा रहा था भैया सैचुरेशन लेवल को, कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन सैचुरेट हो चुकी है, सैचुरेशन लेवल को दर्शा रहा था। इनिशियल लेवल जो था मेरा, ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था भैया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बीच का पोर्शन जो था, इसे क्या बोल रहे थे हम, ट्रांजिशन जोन बोल रहे थे, जहां पे मैंने लेमिनर फ्लो का एग्जांपल दिया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। इसके बाद में जो फर्दर हमारा आगे है पोर्शन, ये क्या था, ये सैचुरेशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा था। बीच का पोर्शन ट्रांजिशन जोन को कर रहा था, और यहां पर इंक्रीज हो रहा था। अगर मैं बात करूं, इस पोर्शन को मैंने नाम दिया था ए बी, और यहां पर कहीं पे पीक पॉइंट माना था जो इंक्रीज का था, और यहां पर हमने पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी कर्व बनाया था, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये पीक पॉइंट जो था सी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो डी पॉइंट था, बी से डी के बीच का जोन जो है वो क्या है, ट्रांजिशन जोन है, क्योंकि इसी में मैक्सिमम इंक्रीज आया, और जितना इंक्रीज हुआ उतना ही क्या हो गया, थोड़ा सा मिनिमम भी इसके बराबर में हो गया, तो प्लस माइनस इक्वलेट हो गया। तो यहां से इसके बाद में ये बढ़ गई पॉपुलेशन जो है मेरी सैचुरेशन जोन की तरफ। यहां बात करें, हमने पढ़ा था कि डीपी बाई डी जो होता है ना, टाइम के साथ में जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज हो रहा है वो क्या होगा, पॉपुलेशन का चेंज जो हो रहा है वो क्या होगा, यहां पर इंक्रीज के साथ जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है, अगर मैं बात करूं डीपी बाई डी जो है हमारा चेंज इन पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ में धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन क्या है, यहां पर प्रिपोर्शनल है, यहां पर इंक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मैंने यहां बताया था कि यहां पर जियोमेट्रिक मेथड यूज किया जाएगा डिजाइन करने के लिए, और ट्रांजिशन जोन के अंदर जो है हमारा अर्थमेटिक मेथड यूज किया जाएगा। और सैचुरेशन जोन के लिए आपको मैंने यहां पर भी कोई भी मेथड क्लियरली नहीं बताया था कि सैचुरेशन पॉपुलेशन जो होती है उसे कैलकुलेट किस मेथड से किया जाता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि सैचुरेशन जोन के अंदर कौन सा मेथड ऐसा है जो लगाने से हमें प्रिसाइज डेटा मिल सकता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड जो है वो हमें पढ़ना है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ठीक है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपको नोट्स के अंदर क्या होगा, एक नोट लगा हुआ मिलेगा, नोट लगा हुआ मिलेगा। उस नोट के अंदर ना 4 पॉइंट लिखे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही बात लिखी हुई है कि जो पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं हम अर्थमेटिक मेथड से, ठीक है, अर्थमेटिक मेथड से जो हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं वो लेस देन आती है जियोमेट्रिक मेथड से, ठीक है। अभी तक हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में जो 2 पॉइंट है बचे हुए इंक्रीमेंटल मेथड पढ़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो ओल्ड सिटीज है उनके लिए हम अर्थमेटिक मेथड जो है हमारा काम में लेंगे, और जो यंग सिटीज है उनके लिए हम जियोमेट्रिक मेथड काम में लेंगे। और अगर बात करूं मैं तीसरे पॉइंट की, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बात करते हैं उसकी भी, कि जीओआई मैनुअल जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग हमें पॉपुलेशन जो है किस मेथड से डिजाइन करनी चाहिए, तो वो हमें करनी चाहिए जियोमेट्रिक मेथड से। बात समझ में आई क्या।
किस मेथड से करनी चाहिए? जियोमेट्रिक मेथड से करनी चाहिए। नोट में मैंने क्या बताया कि आपके नोट्स के अंदर नोट लगाकर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं 4 दिन में। पहला है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से अगर हम पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे तो वो जियोमेट्रिक मेथड से क्या आती है? कम निकल कर आती है। दूसरा हम बात करें तो ओल्ड सिटीज के लिए अर्थमेटिक मेथड काम में आता है और यंग और डेवलपिंग सिटीज के लिए जियोमेट्रिक मेथड काम में आता है। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल की, तो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट का जो कोडल प्रोविजन है उनके हिसाब से हमें किस मेथड से पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी चाहिए? जियोमेट्रिक मेथड से। इसके बाद में आता है जियोमेट्रिक मेथड में मैंने आपको बताया कि जो हमारा कांस्टेंट परसेंटेज रेट होता है, जिस कांस्टेंट परसेंटेज रेट के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला मेथड होता है उसका भी अर्थमेटिक मीन मेथड होता है, या मैं बात करूं कि इसको बोल दो अर्थमेटिक एवरेज, और दूसरा होता है जियोमेट्रिक एवरेज। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी ना मैथमेटिक्स की बात आएगी, और अगर हम मैथ्स की बात करें ना तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ये ग्रेटर देन होता है किससे? जियोमेट्रिक मीन से। बात समझ में आ रही है क्या? तो आर को अगर मैं अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3। ये आगे चलता चला जाएगा अगर ज्यादा है तो। और अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिक एवरेज की, अगर हमें कांस्टेंट परसेंटेज से, जिस कांस्टेंट परसेंटेज के साथ हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसकी अगर मैं बात करूं से हमें अगर जियोमेट्रिक एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मेरे पास 3 एवरेज आए हैं R1 R2 और R3, तो यहाँ पे रूट पावर कितना आ जाएगा? 3। और अगर ये 4 आए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अब आप पूछोगे सर इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होता है? तो भैया अर्थमेटिक मेथड में से जो हमारा अर्थमेटिक एवरेज निकलता है ना, ये क्या होता है? ज्यादा होता है, और सेफर साइड यही लेके जाता है। बात में आ रही है क्या समझ में? ये सेफर साइड लेके जा रहा है। आज हम इनके ऊपर 3 जितने भी मेथड्स हैं इनके ऊपर जिनके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है वो आज हम इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोट के अंदर आपको तीनों पॉइंट जो है याद करने हैं, वहीं इनको इंक्लूड करना है जहां पर गुडरिच इक्वेशन को किया है, ना भूलने वाला डेटा किया, फायर हाइड्रेंट्स किए हैं। ठीक है, कोडल प्रोविजंस हमने जहां पर सारे के सारे याद किए, ना भूलने वाले डेटा के अंदर आपको इसको इंक्लूड करना है अलग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा मेथड जो है वो है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। देखो, इस मेथड के अंदर क्या कहा गया? पहले अगर दो मेथड की बात करें तो हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है उसमें पॉपुलेशन जो है एक, हमने क्या बोला, एक एवरेज के साथ हर साल क्या होता है? बढ़ती चली जाती है। दूसरी मेथड की बात करें, हमने क्या बोला? एक कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन जो है हर साल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, हर ईयर के अंदर इंक्रीज हो रही है। या मैं बात करूं डिकेड की, अगर हम डिकेड मतलब हर 10 साल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अगर सेंसस की, तो हर डिकेड के अंदर क्या होगा? एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ पॉपुलेशन जो है वो क्या है? इंक्रीज कर रहा है। ऐसा हमने ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर पढ़ा। अब यहां पर क्या होता है, ना तो अर्थमेटिक मेथड का जो हमारा अजम्पशन है वो यहां पर कारगर है मैं बात करूं तो, और ना ही हमारा जियोमेट्रिक मेथड का जो हमारा अजम्पशन है वो भी कारगर नहीं है। तो सर आप पूछोगे कि सर यहां लगेगा क्या? यहां पर एक अलग अजम्पशन है। यहां पर ये है कि जो ग्रोथ रेट है, मैंने क्या बोला, जो हमारा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस मेथड को आप तब लगाओगे जब आपने ये देखा कि पॉपुलेशन की अगर मैं रेट निकाल रहा हूं इंक्रीज होने की, तो कहीं तो इंक्रीज कर रही है और कहीं क्या हो रहा है? उसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। या मैं यूं बोलूं कि अगर आपने पॉपुलेशन का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो पहले 2 डिकेड्स के अंदर पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है इंक्रीज हुआ और बाद में डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो आपको लगा कि कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज, तो कौन सा मेथड लगाऊं? तो तब आपके लिए इस कंडीशन के अंदर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है वो मोस्ट सुटेबल मेथड रहेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अगर मेरे को किसी एन डिकेड के अंदर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो पी एन इज इक्वल टू क्या होगा? पी नोट प्लस एन एक्स बार। यहां तक तो हम अर्थमेटिक के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। प्लस यहां पर क्या होगा? यहां आएगा एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? वाई बार। यहां पर देखो एक नई चीज आई है और वो है हमारा वाई बार, और यहां पर बाकी सारा फॉर्मूला जो है ना वो वैसे का वैसे ही है। देखो, पी नोट प्लस एन एक्स बार हमने अर्थमेटिक मीन मेथड में पढ़ा था। एन इंटू मैं अगर मैं बात करूं एन प्लस 1 की, तो देखो ये ना हम एनवा पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला हुआ करता था, एक सीरीज हमें दी हुई करती थी। 8th के अंदर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि मैंने बोला 1 4 7 11 13 है ना। इस सीरीज के अंदर अगर हमें कोई मिसिंग वर्ड, मिसिंग लेटर निकालना होता था, मिसिंग वर्ड की बात करूं, मिसिंग वर्ड निकालना होता था, तो वहां पर हम ना एक फॉर्मूला लगाया करते थे कि किसी सीरीज के अंदर अगर कोई एन नंबर की मैं बात करूं वो हमें कैलकुलेट करना है, तो वहां पर फॉर्मूला जो होता था एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1/2 लगाया करते थे। अगर मैं बात करूं तो एक और होता था फॉर्मूला, वो होता था
n-1 × d और s करके, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये हमने 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स है वहां पर पढ़ा था। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो मैं उनको बता दूं, उन्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं सार्व अंतर की, सार्व अनुपात निकाला करते थे, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ा करते थे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब आप कहोगे सर आप ये कहां से लेके आ गए भाई? तो देखो भैया, हार्मोनिक सीरीज जो होती है उसे हरात्मक श्रेणी बोला करते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। या मैं बात करूं श्रेणी लिखा करते थे उस टाइम पे मैथमेटिक्स के अंदर, राजस्थान बोर्ड की किताबों के अंदर। देखो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। यहां पर जो हमारा एक्स बार है ना, ये क्या है? ये वही हमारा एवरेज है, मीन एवरेज में बात करूं, अगर मीन हमने निकाला, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज निकाला, फिर उसका क्या किया, एवरेज कर दिया। ये वाई बार जो है ये इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज है। बात अगर करूं मैं इंक्रीज पे, कितना इंक्रीज हुआ आगे, उसका भी हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। कि पहले मैंने बोला एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया एक्स वाई और जेड जो है ये डिफरेंस है किन्हीं दो का, और अब मेरे को इनके आगे एक और डिफरेंस निकालना है। तो एक्स और वाई का डिफरेंस मैंने बोल दिया पी है, वाई और जेड का क्या है, क्यू है। तो इनका जो एवरेज होगा इसे मैं क्या बोल दूंगा, एक्स बार बोल दूंगा, और इन दोनों का जो एवरेज होगा इसे मैं क्या बोल दूंगा, वाई बार बोल दूंगा। बात समझ में आ रही है? और एन मेरा पहले की तरह ही क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स है। बात समझ में आई? हमने ये बोला कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के अंदर अर्थमेटिक मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड दोनों के अजम्पशंस जो है यहाँ पर कारगर नहीं है। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के अंदर पॉपुलेशन जो है वो उसकी ग्रोथ रेट जो है उस पर डिपेंड करता है, वो कई बार बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। तो उस कंडीशन में हमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड यूज करना है। इस मेथड का फॉर्मूला जो है वो है Pn = P नॉट प्लस एन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आएगा n मल्टीप्लाई बाय n+1/2 और मल्टीप्लाई बाय y बार। अब बात आएगी तो x बार की, ये हमारा क्या था, एवरेज था, मीन। और अब क्या होगा, जो डिफरेंस का हमने एवरेज लिया है ना, उसी डिफरेंस का आगे अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, और उस डिफरेंस का भी एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y बार हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा समझ में आएगा ये मेथड, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है आपको समझ में आया होगा। और अगर हम बात करें गेट एग्जाम की, प्रीवियस ईयर जो गेट क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंक्रीमेंटल आपको इसी मेथड के ऊपर मिलेंगे। ये हमारा एम्पिरिकल जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है इसके ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है जो मैंने नोट आपको बताया ना कि नोट के अंदर जो नोट लगा हुआ है, नोट करके जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, उन 4 पॉइंट्स के अंदर 3 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट जो है वो ये कहता है नोट के अंदर, मैं बात कर रहा हूं नोट के अंदर, आपके स्टार मार्क किया हुआ है नोट्स के अंदर, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स ले लेना आप, वहां पे आपको दिखेगा। तो यहां पर जो फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, इससे हमने जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करी है उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है ना, वैल्यू जो है वो क्या है, वो अर्थमेटिक मेथड से तो ज्यादा है और जियोमेट्रिक मेथड से क्या है, कम है। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की तो वैल्यू कौन देता है, जियोमेट्रिक मेथड देता है। सबसे कम कौन देगा, सबसे कम देगा हमारा अर्थमेटिक मेथड। और जो हमारी बीच की वैल्यू इन दोनों के बीच के अंदर जो लाई करेगी वो वैल्यू कौन सी होगी, वो होगी इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की। बात समझ में आई? ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो चारों पॉइंट जो है ना वो याद रखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से कह रहा हूं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर अपन कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकता है और आपको एग्जाम में जाके लगे कि हाँ मैंने वो क्लासेस जो दी वो फालतू में देखी, मेरा टाइम खोटी हुआ, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल एरिया है इस नोट में से। अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 101% तो आपके 2 मार्क्स जो है ना वो वहीं पे कवर हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, सबसे कम वैल्यू कौन सा मेथड देता है, अर्थमेटिक मेथड देता है। फिर मेरा जो ये मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये बीच में वैल्यू देता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं तो जियोमेट्रिक मेथड देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के अंदर। और जो हमारा 5वां मेथड है वो रहेगा, अगर मैं बात करूं तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड। देखो पता चल रहा है कि लॉजिस्टिक कर्व हमने लिखा है, यहां पर मतलब एस कर्व की ही बात होगी, ठीक है। और एस कर्व की बात होगी तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि सैचुरेशन पॉपुलेशन की भी बात होगी। जब हमने सैचुरेशन पॉपुलेशन की बात करी, एस कर्व की बात करी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी यहां पर जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होगी वो टोटली डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर, लॉजिस्टिक कर्व के ऊपर। क्या यहां पर डिजाइनर को लॉजिस्टिक कर्व बनाना पड़ेगा? तो बिल्कुल यहां पर आंसर ये होगा कि लॉजिस्टिक कर्व जो है डिजाइनर को बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद में वो इस मेथड का यूज करेगा और एस कर्व निकालेगा। इस का ना इस मेथड का एक फॉर्मूला है जो थोड़ा सा कठिन है याद रखना, उस पर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो है ना लॉग में चली जाएगी।
और या तो आपको log की वैल्यू वो देगा और नहीं देगा ना तो आप कैलकुलेटर के बिना log की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बात ऐसी है। ठीक है, और ये फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं है, log वाला जो है काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये फॉर्मूला है, अगर हमें सैचुरेशन पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, PS इज इक्वल टू, ये होता है 2P नोट P1 P2 माइनस P स्क्वायर 1 P नोट प्लस P2 डिवाइड बाय P नोट P2 माइनस P स्क्वायर 1। आगे बात करूं मैं तो n कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इसमें 1/t log बेस E P नोट मल्टीप्लाई बाय PS माइनस P1 अपॉन में क्या आएगा P1 PS माइनस P नोट। ठीक है, तो ऐसे करके ये फॉर्मूला जो है ये है, इसके अंदर दो, ये तो क्या है अपना अलजेब्रा के ऊपर, बीजगणित के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, पर मतलब इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक सीरीज को क्या किया, एलोबरेट किया है। नीचे जो फॉर्मूला है एन का ये है, यहां पर इस मेथड के अंदर हमें फॉर्मूले कितने याद करने पड़ेंगे, 3 या 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसलिए ये मेथड आपका, अगर मैं बात करूं, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर बेस्ड वो न्यूमेरिकल देता है तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल होगा, छोटा न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। और अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो लॉजिस्टिक करो मेथड का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम समझ चुके हैं कि लॉजिस्टिक करो मेथड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक इंक्रीजिंग रेट को दर्शाता है, दूसरा ट्रांजिशन जोन को, और तीसरा जो है सैचुरेशन जोन को दर्शाता है। और हमें पता चलता है कि लॉजिस्टिक करो मेथड के अंदर जो हमारा इंक्रीजिंग रेट है वो जियोमेट्रिक से होता है, ट्रांजिशन अर्थमेटिक से होता है, और सैचुरेशन जो है वो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड से होता है। वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करें लॉजिस्टिक करो मेथड की, तो ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो एग्जामिनर है उसे डेटा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी काफी बड़े के अंदर जाएंगे, क्योंकि देखो पॉपुलेशन है तो थाउजेंड्स में तो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी, इसलिए वो, और ऊपर से फिर लॉग का डेटा भी देना पड़ेगा, तो ऐसा न्यूमेरिकल आने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की। और हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ठीक है, यहां तक हमने मेथड पढ़ लिया, अर्थमेटिक मेथड पढ़ा पहले, फिर जियोमेट्रिक मेथड पढ़ा, फिर हमने लॉजिस्टिक कर्व मेथड पढ़ा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ा, और हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा लॉजिस्टिक कर्व के अंदर जो लास्ट जोन बचता है ना, एक लास्ट पार्ट बचता है हमारा सैचुरेशन जोन वाला, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर देखो हमने कितने मेथड पढ़ दिए, यहाँ तक 5 मेथड पढ़ लिए होंगे शायद। डिक्रीजिंग, अब बात करते हैं डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। देखो इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड के अंदर मेरा बात करूं तो जो परसेंटेज इंक्रीज है ना पॉपुलेशन के अंदर, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैलकुलेट किया हमने, सपोज दैट मैंने ये बोला कि सबसे पहले मेरे 2 डिकेड्स के अंदर जो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है वो 12% आ रहा है। नेक्स्ट जो है मेरा वो 2 डिकेड के अंदर जो मेरा पॉपुलेशन का इंक्रीज आ रहा है ना, अगर मैं बात करूं डिफरेंस पे, पहले यहां पर डिफरेंस होगा कुछ, मान लिया एक्स और वाई है, वहां पर उसके डिफरेंस के साथ हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला कुछ, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा एक्चुअल में। ठीक है, यहां पर जो हमने परसेंटेज इंक्रीज निकाला 12%, ये क्या होगा, जैसे हमने नेक्स्ट निकाला वो आ गया 10%, कि भैया इंक्रीज जो है, इंक्रीज इन परसेंटेज ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का, उसके अंदर क्या होगा, आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या, मैंने क्या बोला, पहले 12 आया, फिर 10 आया, फिर 8 आया, तो इस तरीके से अगर ये चलता है, हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ग्रोथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बट डिकेड टू डिकेड पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो पॉपुलेशन है मेरा किस तरफ जा रहा है, सैचुरेशन की तरफ जा रहा है। मतलब सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो इतनी बढ़ चुकी है कि ऑलरेडी जो हमारी डिजाइन स्कीम्स है वो कह रही है कि यहाँ पर अब सैचुरेट है, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है फर्दर तो यहाँ पर जो हमारी डिजाइन की हुई स्कीम्स है वो पूरा का पूरा जो हमारी डिमांड है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इससे मतलब तो निकलता ही है। अब बात ये आती है कि ये मेथड जो है
ये हमारा सैचुरेशन जोन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये जो हमने लॉजिस्टिक कर्व बनाया था ना, यहां पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये सैचुरेशन जोन वाला है, सैचुरेशन जोन वाला। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता इससे ही चलेगा जब आप परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालोगे ना, वो डिक्रीज होती चली जाएगी, वो रेगुलर डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप निकालते चले जाओगे, परसेंटेज ग्रोथ इंक्रीज जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज ग्रोथ रेट इंक्रीज, जिसको आपने जियोमेट्रिक मेथड के अंदर बोला था कि ये कांस्टेंट रहता है, यहां पर ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। इसलिए इस मेथड को मेरा क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि सिटी के अंदर मेरा पॉपुलेशन जो है उसके अंदर क्या होने लग गया है, सैचुरेशन होने लग गया है। तो बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड मेरा क्या बोलता है, वो इस बात को बताता है कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ग्रोथ रेट जो है उसमें भी क्या हो रहा है, हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब डिकेड टू डिकेड जो पॉपुलेशन जो है उसके अंदर परसेंटेज इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन जो होगी, हमारी पॉपुलेशन डेटा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सैचुरेशन लेवल को। तो ये हमारा था डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक फॉर्मूला हमें काम में लेना है। वो फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है। देखो क्या फॉर्मूला है, अगर मुझे P1 डिकेड के अंदर पॉपुलेशन निकालनी है तो इनिशियल पॉपुलेशन P नोट ब्रैकेट R नोट माइनस R डैश अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय P नोट। अब आप पूछोगे कि सर R नोट क्या है, देखो R नोट मेरा क्या है, R नोट है ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट डिकेड, जो हमारे पास लास्ट अवेलेबल डेटा है ना, लास्ट डिकेड का अवेलेबल डेटा, लास्ट डिकेड ग्रोथ रेट। ठीक है, आप इसे लिखेंगे लास्ट डिकेड ग्रोथ रेट आर नोट। और अगर मैं बात करूं आर डैश की, तो ये आर डैश मेरा क्या है, ये एवरेज इंक्रीज है। ये क्या है, एवरेज इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। ये कैसे निकलेगा, जितने भी आपने यहां पर जो ये आप निकालते चले जा रहे हो ना, परसेंटेज इंक्रीज, अगर मैं बात करूं परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 12 निकाला, 10 निकाला, है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉपुलेशन रेट का भी तो आपको एवरेज लेना पड़ता है भैया। मैंने जियोमेट्रिक मेथड में क्या बताया था कि जो आर होती है परसेंटेज, इसका आपने तो अर्थमेटिक मीन R1 प्लस R2 प्लस R3/3 करके निकाला। दूसरा कैसे निकाला था, रूट पावर टू 3 R1 R2 मेरा R3 आया था। तो एवरेज तो आपको लेना ही है। यहां पर मैंने क्या लिखा है, इन दोनों को देखो क्या लिखा है, एक तो मैंने लिखा आर नोट, ये है लास्ट डिकेड का ग्रोथ रेट, ठीक है, परसेंटेज में, और ये मेरा क्या है, एवरेज इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट। बात हम ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर आपकी रेट आ रही है परसेंटेज के अंदर, इसका क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, और इसे कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। बाकी आपका पी नोट वही इनिशियल पॉपुलेशन लास्ट डिकेड की जो आपके पास अवेलेबल है, और P1 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये मेरा क्या है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है। ठीक है, यही सेम इसी लैंग्वेज के अंदर और इसी फॉर्मूले के साथ आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट मेथड है मास्टर प्लान और जोनल मेथड। मैं आपको सारे के सारे मेथड क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से किसी भी एक मेथड के ऊपर मान लो स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, एक मेथड के ऊपर स्टेटमेंट आ गया, तो आपको पहचान में आना चाहिए ना। अगर आपको सारे मेथड के अंदर कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ किसमें क्या हुआ था, तो आप क्या करोगे, जो हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना उसको करेक्ट कर दोगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है और 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, वो आप तब करेक्ट कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि हर मेथड के अंदर जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है और किस अजम्पशन को लेकर इसको काम में लिया जाता है। अगला मेथड है मास्टर प्लान मेथड, मास्टर प्लान मेथड और जोनल मेथड। ठीक है, मास्टर प्लान और जोनल मेथड में देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये उन सिटीज के लिए काम में आएगा जहां पर, उन सिटीज के अंदर काम में आएगा जहां पर पूरा का पूरा क्या हो रहा है, मैप बना हुआ है, या सिटी जो है वो क्या है, जोन के अंदर डिवाइड है, या फिर पूरी की पूरी जो मैं बात करूं सिटी की डिजाइन जो है वो किसी ना किसी इनकॉर्पोरेशन से बनवाई होगी। बात समझ में आ रही क्या भैया, किसी इनकॉर्पोरेशन से बनवाई, किसी लोकल बॉडी से डिजाइन करवाई, तो क्या होगा, ये कैसे डिजाइन करेगी, बाय लॉज, जो बिल्डिंग बाय लॉज है उनके हिसाब से डिजाइन करेगी। तो ये वो मेथड है जो मेरा सबसे प्रिसाइज रिजल्ट देता है। मैंने आपको क्या बोला, मास्टर प्लान और जोनल मेथड मेरा वो मेथड है जो आपको प्रिसाइज रिजल्ट देगा। इसका कारण ये है कि यहां पर जो मेरी पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो डिजाइन की जाती है एक मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग करी जाती है। जैसे मैं बात करूं चंडीगढ़ सिटी की, तो हमारे पास क्या है, सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एक डिजाइंड मैनर के अंदर है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पर होगा तो उसका भी एक जोन डिसाइड है, उस जोन के अंदर
पर्टिकुलर नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज कितनी होंगी, वो सारी की सारी क्या है, डिजाइन है पहले से। वहीं पर पॉपुलेशन जो होगा, हाउसेस को उतनी ही परमिशन होगी जितने वहां पर मास्टर प्लान बनाते टाइम अलाउ था कि यहां पर इतनी बिल्डिंग बन सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं ना, इस टाइप की जो सिटी होती है जोनल मेथड या मास्टर प्लान से जो बनती है, वहां पर ना कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन आप कर नहीं सकते बिना परमिशन के, कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता बिना परमिशन के। अगर आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि मैं तो मेरी बिल्डिंग बनाऊंगा 10 फ्लोर की रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, तो ये आपको भैया अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये पहले से पता होता है, जोनल मेथड के अंदर या मास्टर प्लान मेथड में ये डिसाइड होता है कि जहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग होगी वहां पर 2 फ्लोर की या 3 फ्लोर की ही मैक्सिमम परमिशन होगी। आप 10 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर इतने फ्लोर की बिल्डिंग जो होगी या तो कमर्शियल में आएगी या फिर इंस्टीट्यूशनल में आएगी। इसलिए जोनल मेथड मोस्ट प्रिसाइज डेटा देता है, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन मैनर के अंदर बाय लॉज सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो कैलकुलेट हो पाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये प्लान समझ में आया होगा। मास्टर प्लान नहीं सॉरी मेथड, मास्टर प्लान और जोनल मेथड जो है हमारा सबसे प्रिसाइज मेथड। अगर ये क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन और प्रिसाइज डेटा अबाउट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो कौन सा मेथड आंसर होगा, मास्टर प्लान मेथड या जोनल मेथड। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट मेथड जो है मास्टर प्लान और जोनल मेथड के बाद में है, वो है हमारा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, देखो कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है। इस मेथड के अंदर क्या होगा, हम फॉर एग्जांपल कोई 2 सिटीज लेंगे। मैंने क्या किया, 2 सिटीज एग्जांपल के लिए ली। मैंने ये बोला कि भैया मेरी जो एक्स सिटी थी और जो वाई सिटी थी, इन दोनों के अंदर जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा था वो सेम हो रहा था। मैंने सेम क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों सिटीज के अंदर जो बर्थ की रेट्स है, माइग्रेशंस है और जो डेथ की रेट है, वो तीनों क्या है, सेम है। तो बात अगर करें कंपैरेटिव मेथड की, तो कंपैरेटिव मेथड में हमें पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला जो डेटा है हमारा, अगर मैं बात करूं फैक्टर्स की, हमारे बर्थ, माइग्रेशन और डेथ लगभग सिमिलर होते हैं, है ना। अगर ये तीनों चीजें क्या होंगी, एक्स सिटी के अंदर और वाई सिटी के अंदर क्या होंगी, सिमिलर होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इन दोनों के अंदर पॉपुलेशन जो डिजाइन करनी है मैं उनको कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या किया जाता है, ऐसी 2 सिटीज डिसाइड की जाती हैं जिनके अंदर बर्थ, माइग्रेशन और डेथ की रेट क्या है, सेम है, ठीक है। अब अगर सेम है तो यहां पर जो ग्राफ होगा, मान लो एक्स सिटी के लिए ये बना, तो क्या वाई सिटी के लिए भी यूं ही बनेगा, क्या वाई सिटी के लिए भी ऐसा ही है। अब इन दोनों के अंदर अगर ग्राफ सेम नेचर का है, मैंने सपोज दैट ये बोला कि यहाँ पर जो मेरा ग्राफ है वो क्या हो रहा है, लाइन ग्राफ है, या मैं बोलूं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों सिटी को, एक्स को और वाई को, तो क्या मैं यहां पर इन दोनों को कंपेयर करके एक डेटा नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूं, ठीक है। हम डिजाइनर है, इतनी मैथमेटिक्स हमने पढ़ी होती है कि अगर हमें कोई 2 ग्राफ दे दे, 10th की मैथमेटिक्स है सिंपल सी, एक्स और वाई एक्सिस पे अगर हमें कोई डेटा एक्स की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम वहां से किसी भी अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसी 2 सिटीज डिजाइन की जाएंगी जिनके अंदर बर्थ, डेथ या माइग्रेशन का जो डेटा है, या मैं बात करूं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की, पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है वो क्या है, सिमिलर मैनर के अंदर है। तो यहाँ पर जो ग्राफ होंगे क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। जब दोनों ग्राफ मेरे सेम होंगे तो क्या मैं यहाँ पर डेटा को कंपेयर कर सकता हूँ, क्या कंपेयर कर सकता हूँ, और यहाँ पर आने वाले डिकेड्स के लिए, नेक्स्ट डिकेड्स के लिए या फ्यूचर पॉपुलेशन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा अंतिम मेथड होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको ना सभी जो मेथड्स है ना उनके बारे में जानकारी दी है, और उसका जानकारी देने का कारण यही है, मैंने आपको बता दिया लॉजिक पहले भी, कि अगर स्टेटमेंट मैच करने वाला क्वेश्चन आता है, 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, या किसी एक मेथड के ऊपर में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है आपसे, तो आप यहाँ पर आंसर टिक करने के लिए क्या होगे, कैपेबल होगे। और नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है रेशो मेथड। देखो रेशो मेथड है नेक्स्ट। अब ये जो रेशो मेथड है ना, ये बहुत ही सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है रेशो, कि यहाँ पर किसी न किसी का रेशो की बात की जाएगी, और वो जो रेशो होगा मेरा किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा। और अगर मेरे को किसी टाउन या सिटी के लिए, अगर बात करूं किसी टाउन और सिटी के लिए मुझे कोई रेशो निकालना है, और बात हो रही है यहाँ पर एक पूरी कंट्री के अंदर से किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की मुझे निकालनी है, किसी टाउन की निकालनी है, किसी सिटी की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं रेशो नहीं ले सकता, क्या। मैंने बोला कि भैया ये मेरा भारत देश है, कुछ भी मान लो, मैप पे मत जाना, ये भारत है, भारत के अंदर मैंने बोला आप आओ राजस्थान के अंदर, आप लो राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर किसी पर्टिकुलर एक
सिटी की बात करेंगे तो क्या मेरे पास अगर पूरे भारत का पॉपुलेशन का डेटा है भैया 121 करोड़ पॉपुलेशन का डेटा है और मुझे बता दिया गया कि उसमें से राजस्थान इतना है, और तो क्या मैं राजस्थान जब मुझे पता है और भारत का डेटा मुझे दोनों का पता है तो क्या मैं एक सिटी का नहीं निकाल सकता क्या? इसका मतलब क्या हुआ, हम इससे क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, एक रेशो भारत की पॉपुलेशन से राजस्थान का और फिर राजस्थान की पॉपुलेशन से किसी सिटी या टाउन का निकाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशो का। यहां पर क्या निकाला जाता है, इंक्रीज निकाला जाता है। मान लो पॉपुलेशन जो है भारत के अंदर किसी एक रेट से इंक्रीज हो रही है तो उसका रेशो निकाला जाएगा कि राजस्थान के अंदर इस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो हमें एक डेटा मिला, एक रेशो मिला। अब उस राजस्थान के अंदर जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है उसे फर्दर आगे सिटीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो हमें एक रेशो मिल जाता है, मैं बात करूं एक निश्चित डेटा मिल जाता है जिसकी रेट के साथ पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस हिसाब से रेशो मेथड के अंदर पॉपुलेशन जो है वो फोरकास्ट की जाती है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे क्या होगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जितने भी हमारे जो मेथड है ना, जो हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के पढ़े हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, टाइम आ गया न्यूमेरिकल करने का। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर डेटा जो मुझे गिवन है वो ये है कि एक तरफ मेरे पास ईयर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन है। तो बात करें 1930, 1940, 1950 और 1960 और यहां पर आगे दिया हुआ है 1970 बात करें। ठीक है, थोड़ा पास में कर लेता हूं इनको। देखो 1930 से स्टार्ट है, 1930, 1940, 1950, 1960 और 1970 तक का डेटा दिया हुआ है मेरे पास पॉपुलेशन का। यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज दिया हुआ है, पहले 25,000 है, उसके बाद में मेरे पास 28,000 है पॉपुलेशन, फिर है 34,000 पॉपुलेशन और उसके बाद में है 42,000 पॉपुलेशन और लास्ट में है 47,000। अब बात करें इस क्वेश्चन को देखो करने का, ये मैं क्या एक आपको बड़ा क्वेश्चन समझा रहा हूं, इससे क्या होगा हम तीनों मेथड करके चलेंगे। यहाँ पर अरिथमेटिक मेथड करेंगे, यहाँ पर जियोमेट्रिक करेंगे और इधर हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज करेंगे। और तीनों को मैं आपको ना कंपेयर करके दिखाऊंगा कि पॉपुलेशन देखो इसके अंदर ज्यादा मिल रही है, इसमें इससे कम मिल रही है इससे, और आपको क्लियर भी हो जाएगा। सबसे पहले देखो इधर की तरफ हम करते हैं हमारा अरिथमेटिक मीन मेथड। तो मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे ईयर नोट करेंगे 1930, 1940, 1950 और 60 और 70। यहां बात करेंगे पॉपुलेशन की, तो देखो भैया पॉपुलेशन कितना था, पहले था 25,000, फिर क्या था 28,000 और फिर क्या था 34 और फिर 42 और उसके बाद में 47,000। अब निकालते हैं यहां पर इंक्रीज कि भैया इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो देखो यहां से 1930 से 1940 के अंदर पर डिकेड पे कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन का, यहाँ 25 तो यहाँ 28 है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ 3,000। अब 28 से 34 के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है 6,000। अब अगर बात करें 34 से 42 तक जाए तो कितना इंक्रीज हो रहा है 8,000। और आगे बढ़ते हैं 42 से 47 तक जाते हैं तो कितना है ये 5,000। ये हमारा क्या है इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर पर डिकेड कितना हुआ है। अब अगर बात करें हम अरिथमेटिक मीन मेथड की तो आपको यहीं तक करके रुक जाना है और यहां पर क्या ले लोगे आप, टोटल ले लोगे जो जितना भी आपका परसेंट ये इंक्रीज हुआ ना, ये वाला ये जो आपने डिफरेंस निकाला है हर डिकेड पे जो इंक्रीज हो रहा है इसका आप क्या करोगे, सम कर लोगे। तो देखो 3 और 6 9, 9 और 8 कितने हो गए 17 और 5 22, ये हो गए 22,000। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स बार। एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, नंबर ऑफ यहाँ पर क्या आता है क्वांटिटीज। अब डिवाइड में नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है 1 2 3 और 4, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो देखो कितना आएगा ये आएगा 5500। यहां मुझे एक्स बार की वैल्यू मिल गई, एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो गया 5500। अगर मैं बात करूं ये एक्स बार की, तो एक्स बार आया कैसे, जितना भी मेरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन के अंदर था उसे मैंने सम किया 3000, 6000, 8000 और मेरा 5000, इन सबको मैंने सम किया। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, एवरेज निकालना आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, 1 2 3 और 4, तो ये मैंने 4 का डिवाइड दे दिया और यहां पर मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। ये इसका सम आया 22,000 डिवाइड बाय 4, तो ये कैलकुलेट करेंगे 5 का 20 और 5 का 20, तो ये कितना आ गया 5500। बात समझ में आई। अब अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि मुझे पॉपुलेशन निकालनी है 1970 तक है तो 1980 के अंदर, 1990 के अंदर और 2000 के अंदर कंटिन्यूअस मुझे 3 डिकेड्स के अंदर पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं अरिथमेटिक मीन मेथड लगा सकता हूं, यहां पर लगा सकते हैं बिल्कुल। देखो कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला था पी नोट इज इक्वल टू पी एन प्लस एन एक्स बार। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ डिकेड्स की और अगर मैं पॉपुलेशन कैलकुलेट करता हूं 1980 की, तो देखो यहां लिखूंगा मैं पी नोट इज क्या मेरा 1980 और पी एन जिसकी मुझे निकालनी है पी एन
देखो पिछली जस्ट अवेलेबल पॉपुलेशन, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहां पी एन आएगा, पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी एन क्या है, जिसकी पॉपुलेशन मुझे कैलकुलेट करनी है, और पी नोट क्या है, मेरा इनिशियल पॉपुलेशन, या फिर मैं यूं कहूं कि लास्ट डिकेड की पॉपुलेशन जो मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास लास्ट अवेलेबल पॉपुलेशन कितनी है, 47,000, ये लो रख दिया यहाँ पे। अब भैया नंबर ऑफ डिकेड, लास्ट डिकेड 1970 और निकालनी कहां पे है 1980, तो मैं कितना रखूंगा, नंबर ऑफ डिकेड कितना है, एक है यहाँ पर, मतलब 10 साल का डिफरेंस कितना है, एक ही बार है, तो एन की वैल्यू कितनी है 1। एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी भैया, एक्स बार की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली 5500, तो इसे पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे 47 और 5500 कितने हो गए। यहां से देखो मेरी पॉपुलेशन जो है कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये आएगी मेरी 52,000 और 500। बात समझ में आ रही है क्या, ये 1970 की होगी। क्या ऐसे ही मैं 1980 और 2000 की कैलकुलेट कर सकता हूं भैया, बिल्कुल सिमिलर मैनर के अंदर। अगर आपको पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन मेथड से निकालनी है 1990 और 2000 की, तो आप क्या करेंगे, एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, फिर एन की वैल्यू जो आप क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, तो आपको आने वाले कंटिन्यूअस डिकेड्स के अंदर पॉपुलेशन मिल जाएगी। ये मेरा मेथड था अरिथमेटिक मीन मेथड। अब इसी डेटा को अंदर हम कैलकुलेट करते हैं जियोमेट्रिक मेथड के लिए, पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं 1980 की जियोमेट्रिक मेथड के लिए, ठीक है। ये मैं यहां से साफ कर रहा हूं। अब अगर हम जियोमेट्रिक मीन मेथड लगाएंगे तो हमें क्या निकालना है, ग्रोथ रेट निकालनी है, वो भी किसमें, परसेंटेज के अंदर। तो देखो परसेंटेज कैसे निकलेगा, यहां पर पॉपुलेशन का इंक्रीज कितना हुआ 3000, ये किसके रिस्पेक्ट में 25,000 के, तो मैं क्या ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकता हूं 3000 डिवाइड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या यहां से परसेंटेज मिल जाएगा मुझे, बिल्कुल यहां से मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट भी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मेरा जो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज कितना है 6000 का, और ये 6000 का इंक्रीज जो है पॉपुलेशन का किसके रिस्पेक्ट में हुआ, ये हुआ मेरा 28,000 के रिस्पेक्ट में हुआ। तो इसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहां से एक आंसर निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज का। फिर आगे बात करें, यहां पर मेरा परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो क्या आएगा 8000 डिवाइड बाय किसके रिस्पेक्ट में 34,000 के रिस्पेक्ट में, ये यहां पुट किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम यहां पर जो पॉपुलेशन डिफरेंस है मेरा 8000 के बाद कितना है 5,000 है इंक्रीज, तो भैया 5000 का किसके रिस्पेक्ट में आएगा 42,000 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूं, तो क्या ये गलत होगा क्या, यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे डेटा, तो देखो ये 3 से 3 गए 25 चौका 100 और 4 तिया 12, ये आ गया 12%। इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 गए, 1 से 1 काट दो, अब इसे 2 से काट दो, ये आ गया 300, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ आ गया 150 और यहाँ पे आ गया 7। अब 7 का डिवाइड दो, कितना हो गया 2 पे गया, और यहाँ पे कितना गया 28 पॉइंट कुछ आना चाहिए, यहाँ आएगा 21.4%। ठीक है, मैं आंसर देख के लिख रहा हूं। तो इसके बाद में ये यहां से कट गया, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा 23.5%। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है 11.9%। देखो ये तो क्या आ गया, मेरे पास परसेंटेज इंक्रीज आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये मेरे पास क्या निकल कर आए हैं R1 R2 R3 और R4, R1 R2 R3 और R4 तीनों निकाल लिए हमने, तीनों क्या चारों निकाल लिए, 4 निकले यहाँ पर परसेंटेज। अब इन 4 के लिए देखो हमें क्या निकालना है, जो हमारा R एवरेज है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, पहला तो अरिथमेटिक एवरेज निकाल सकते हो और दूसरा ज्योमेट्रिक एवरेज निकाल दो। यहां पर मैं ज्योमेट्रिक एवरेज निकालूंगा। देखो कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक एवरेज, सारे के सारे पॉपुलेशन जो है इनको रखो, ये 12 है 12 रखा, ये 21.4 है इसे ऐसे रखा परसेंटेज के अंदर ही, यहाँ पर 23.5 रखा और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11.9 के साथ। अब ये 4 है तो यहाँ पर रूट पावर कितना आ जाएगा 4। इसे अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर से तो मेरे पास ये आएगा 16.15, एक मिनट 16 पॉइंट कितना आ रहा है, 16.37, ये आएगा 16.37%। आप कैलसी से कैलकुलेट करके देखना, नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है बकायदा तीनों मेथड से आपके किया हुआ है, सोल्व किया हुआ है। तो आप क्या करना, यहाँ पर देखना 16.37% जो है ये हमारा आर का एवरेज इंक्रीज जो हमने कांस्टेंट इंक्रीज निकाला है वो है 16.37% है। देखो अब ज्योमेट्रिक मेथड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि व्हेन वी कैलकुलेट पी एन इज इक्वल टू क्या होता है पी नोट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। अगर मुझे पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है एक डिकेड के बाद, तो देखो इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पी एन इज इक्वल टू 1 प्लस, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इसको लिख सकता हूं मैं 0.1637
और यहां पर क्या आ जाएगा पावर n। देखो आगे देखो यहां पर पी नोट, तो क्या इसको ये लिख सकता हूं पी एन इज इक्वल टू लास्ट अवेलेबल पॉपुलेशन कितनी है मेरे पास 47,000, ठीक है 1 प्लस 0.1637 रेज टू द पावर 1। ऐसे अगर मुझे सेकंड और थर्ड डिकेड की निकालनी है तो मुझे n की पावर चेंज करनी होगी और कुछ भी नहीं करना होगा और मेरे को यहां से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। यहां से जो हमें आंसर मिलेगा फर्स्ट जो हमारा 1980 का है वो है 54,694, ठीक है। पहला आंसर जो है हमारा 1980 का वो ये है। और आप लोग ना आगे फर्दर कैलकुलेट करना, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा अगर हम 1980, 1990 और 2000 का निकालने लगे तो। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। देखो ये आपने आर निकाला, ठीक है, हर डिकेड का आपने परसेंटेज इंक्रीज निकाला, ये निकाल लिया। अब सारी आर का हमने क्या किया, टोटल R1, R2, R3, R4 का एवरेज लिया। अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन दोनों से निकाल सकते थे, हमने निकाला यहाँ पर ज्योमेट्रिक एवरेज निकाला। इन सारी जितनी भी हमारी एवरेज इंक्रीज है इनका निकालो तो ये है 16.37%। अब पी एन इक्वल टू क्या होता है, पी नोट 1 प्लस R/100 टू द पावर n। उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करी तो हमें ये आंसर मिला। देखो हमने जो पिछला मेथड था उसके अंदर ये पॉपुलेशन जो निकाली थी पी एन की बात करूं तो ये 1980 है यहाँ पर। तो अर्थमेटिक मेथड से मेरी ये जो पॉपुलेशन है ये कितनी आई थी, अर्थमेटिक मेथड से बात करूं तो मेरी ये पॉपुलेशन आई थी 52,500 और मेरी जियोमेट्रिक मीन मेथड से आ रही है 54,694। तो इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि मैक्सिमम कौन सी है, जियोमेट्रिक मेथड की है। अब हम लास्ट मेथड पे चलते हैं हमारे, जिसके हिसाब से मुझे इसी के अंदर कैलकुलेशन करनी है और वो हमारा थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। यहां से मैं साफ कर रहा हूं। देखो हमने दो मेथड से जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करी, सबसे पहले हमने अर्थमेटिक से कैलकुलेट किया। अर्थमेटिक के अंदर मेरा फॉर्मूला जो था पी एन इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार था। अगर मैं बात करूं जियोमेट्रिक मीन मेथड की तो वो क्या थी, वो थी पी एन इक्वल टू पी नोट इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। इसी तरह से अब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो हमारा थर्ड मेथड उस पर चलते हैं। देखो यहां तक का जो है ना वो सेम रहेगा, अर्थमेटिक वाला पूरा जो है यहां तक सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस इंक्रीज पे ना फर्दर आगे इंक्रीज निकालना है। वो इंक्रीज भी हो सकता है, ओब्लिक डिक्रीज भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। और जिसके अंदर आएगा, अगर इंक्रीज आ रहा है तो इंक्रीज के साइन के साथ आएगा और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के साइन के साथ आएगा। देखो 3000 से 6000 यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हुआ है, आगे बढ़ रहा है, प्लस हुआ है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस 3000। अब यहां से आगे देखें तो यहां पर क्या हुआ है, प्लस हुआ है, कितना हुआ है प्लस 2000। और यहां से यहां तक देखो माइनस हुआ है ना, 8000 से कितना हुआ इंक्रीज 5000। तो ये यहां पर क्या हुआ, माइनस हुआ, तो इसे माइनस के साइन के साथ लिखेंगे 3000। अब हमें निकालना है वाई बार, तो हमने एक्स बार निकाला था। देखो एक्स बार क्या निकाला था, मैंने आपको बताया था एक्स बार इज इक्वल टू क्या हुआ था, ये निकाला था हमने 22,000 अपॉन कितना किया था 4, तो क्या आया था 5500 आया था। सेम ऐसे ही अब हमें वाई बार निकालना है, तो वाई बार क्या होगा, यहां पर जो आपने इंक्रीज पे इंक्रीज और डिक्रीज कैलकुलेट किया है उसे उसी साइन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 प्लस 2000, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ रखना है, ये बात याद रखनी है। और माइनस में 3000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1, 2 और 3। 3000 से 3000 गया और 2000 बाय 3 कितना होगा, ये होगा 667.67। आगे चलता चला जाएगा, ये मेरा वाई बार आ गया। अब अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन पी एन की, तो पी एन मुझे निकालना है 1980 के अंदर, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वाई बार। ये था, तो हमने वाई बार क्या निकाला, वाई बार ये ना मेरा जो हमने इंक्रीज पे इंक्रीज कैलकुलेट किया और उसका मीन निकाला, तो वो क्या है वाई बार है। और एक्स बार की बात करूं तो एक्स बार क्या है, इंक्रीज जितना हमारा पॉपुलेशन के अंदर आया था पर डिकेड पे उसका एवरेज लिया, तो ये आया हमारा एक्स बार। देखो सेम, अब कुछ भी नहीं करना, एन की वैल्यू, एन के नंबर ऑफ डिकेड्स है, तो 1970 से 1980 तक डिकेड कितना चेंज हुआ भैया, एक डिकेड चेंज हुआ, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी 1। जब 2 डिकेड चेंज हुए तो एन की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और जब 2000 की बात करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, पी नोट की वैल्यू कितनी है 47,000 है, एन की वैल्यू मेरी 1 है और एक्स बार की वैल्यू मेरी है वो है 5500 प्लस एन की वैल्यू पुट करूंगा तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 667। तो मुझे यहां से क्या आंसर मिलेगा, ये देखते हैं। यहां पर जो मुझे आंसर मिला है वो है
53,167 ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। 53,167 आंसर मिला। देखो पहले दो मेथड के अंदर मैंने आपको यहाँ पे पॉपुलेशन लिख रखी है। पहली पॉपुलेशन जो थी वो थी 52,500, दूसरी मेथड से जियोमेट्रिक से कैलकुलेट किया तो 54,694 आया। और जब मैंने थर्ड मेथड से कैलकुलेट किया वो मेरा आ रहा है 53,167। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हूँ। ठीक है, ये इधर वाला मैं साफ कर रहा हूँ, ये जो है ना ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन को मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को साफ किया और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको। तीसरा जो हमारा आंसर आ रहा है इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारा आया 53,167। तो भैया ये किसका आंसर है? इंक्रीमेंटल मेथड से। ये किससे था? अर्थमेटिक मेथड से 52,500 और ये मेरा जियोमेट्रिक मेथड से। अब देखो तीनों आंसर को ना कंपेयर करो। जो बात मैंने नोट के अंदर लिखी है ना वो यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि सबसे ज्यादा आंसर जो है हमें जियोमेट्रिक मेथड से मिलता है, सेकंड नंबर पे जो हमें आंसर मिलता है वो इंक्रीमेंटल मेथड से मिलता है, और सबसे कम जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है अर्थमेटिक मीन मेथड से। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं तो मेरे को सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो किस मेथड के साथ मिलेगी? वो मुझे मिलती है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड के साथ, और सबसे कम वैल्यू जो मुझे मिलती है वो मिलती है अर्थमेटिक मीन मेथड के साथ। ठीक है, अब बात आपको पूरी समझ में आई होगी आज इस क्वेश्चन के साथ में। देखो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था ना पूरा न्यूमेरिकल बनने वाला, अर्थमेटिक पे बन सकता है, जियोमेट्रिक पर बन सकता है, और लास्ट इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पे बन सकता है। डिक्रीजिंग ग्रोथ मेथड पे या लॉजिस्टिक कर्व मेथड पे न्यूमेरिकल बनने के चांस सबसे कम है। बाकी हम इसे क्या करेंगे आगे क्वेश्चन सीरीज के अंदर मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है कहीं पे प्रीलिम्स के अंदर, चाहे ईएस में आया हुआ है, चाहे हमारा गेट में आया हुआ है, चाहे स्टेट लेवल जेई में आया, एई में आया, तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।